सारे भाई ना राम राम भाई दर्शक के लो लाइव जुड़ गया हूँ और इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है और बात करेंगे कई मुद्दों पर, गर्म मुद्दों पर बात करेंगे और सब दबाए लापता बताया चलते। राकेश टिकैत ने भी कहीं ना कहीं एक बात कही है कि बंगाल चुनाव थे इतना कोरोना ठंडा था, उसके बाद कोरोना ने भयंकर रूप ले लिया और 2 मई के बाद रिजल्ट आंदू इस कोरोना ने यहाँ भी आने की कोशिश करेगा गाजीपुर बॉर्डर पे किसान आंदोलन में। उसके चलते क्या कदम उठाएंगे किसान, उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ एक सोशल एक्टिव जो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और बंगाल चुनाव में भी गए थे, बंगाल चुनाव में भी कैसा के प्रोग्राम था इन तक पूछेंगे क्योंकि आँख खोदे की सच्ची बात मैंने जावा है, इसके ऊपर बात पूछेंगे। और इन तक मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा जो भी कहेंगे निष्पक्ष कहेंगे और निष्पक्ष तरीके से हम बात करते आ जाए हैं। नमस्कार जी। और आपको बता दूं ये कट्टर हिंदू भी है। हाँ भाई, नितिन सेंगर नाम है मेरा और हमेशा निष्पक्षी बोलता हूँ। मैं कभी भी गलत बात का पक्ष नहीं लेता हूँ, हमेशा सही बात की बात करता हूँ, चाहे उसके पीछे फिर कुछ भी करना पड़े। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन करूँगा आपसे, आप बंगाल चुनाव गए थे क्योंकि बंगाल चुनाव एक घमासान चुनाव है क्योंकि सबकी नज़र उसके ऊपर टिकी हुई है। एक तरफ का देख किसान और एक तरफ बंगाल चुनाव, इतना तगड़ा जो मौसम देखा गया उसके बीच में कि तनाव का मौसम। क्योंकि मैं कह रहे थे भाई आंदोलन जो वहाँ बीजेपी पार्टी जीत गई तो आंदोलन पर कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इन दवा बात पूछी थी कि आंदोलन में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर वहाँ बीजेपी जीत गई। न बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंदोलन उसी तरह से चलेगा। तो आप ये बात बताइए कि बीजेपी पार्टी वहाँ से बहुमत ले सका है नहीं ले सका है? ये तो एक खाम का जोक है कि 200 पार, जो आपके अमित शाह जी ने कहा, दिल्ली में भी कहा था, जगह जगह पर्चे बांटे थे, 8 सीट आ पाई। बंगाल में किसी भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का ना तो वोट बैंक है, इन पे प्रत्याशी नहीं, अपने सांसदों को इनने विधायकी के चुनाव लड़ाए हैं। कभी आपने देखा डिमोशन होते हुए राजनीति में? लेकिन भारतीय जनता पार्टी में होता है, जैसे गृह मंत्री राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बना दिया और एक अपराधी को देश का गृह मंत्री बना दिया, ठीक है। ऐसे ही वहाँ पे सांसदों से विधायकी के चुनाव लड़ाए जा रहे हैं। टीएमसी के जो विधायक टूटे हैं उनके दम पे ये इन्होंने एक हवा बना के 200 पार, केवल ये वहाँ पे जो 3 थे, 3 से 30 या 35 हो सकते हैं, वो भी इसलिए। मैं था 1 मिनट बात आपकी काट के एक बात और बताना चाहूँ। हरियाणा में भी एक बात कही थी अब की बार 75 पार, लेकिन वहाँ से की 75 पार तो के उनकी 41-42 सीट आई थी, तो कहीं ना कहीं वो काम ना हो जाए। ऐसा हरियाणा में आपके दुष्यंत चौटाला जी बिक गए थे, उनने हरियाणा की जनता के साथ विश्वासघात किया। दुष्यंत चौटाला की फंडिंग अंबानी अडानी कर रहे थे और ये बीजेपी के विरोध बोल के चुनाव लड़ रहे थे, जैसे चिराग पासवान ने बिहार में किया था, केवल वोट बैंक काटने के लिए 10 सीटें ले ली और बाद में आज मोदी जी की गोदी में बैठे हैं। बेवकूफ़ बना हरियाणा का नागरिक, हरियाणा का वोटर। ऐसा बंगाल में नहीं कर पाए क्योंकि इनके पास बंगाल में कोई आदमी नहीं था। ओबीसी को भी इन्हें तैयार किया, वो भी नहीं हो पाया तैयार, बेचारा कैसे कैसे आप देख रहे हैं क्या। और भी बहुत सारे लोगों को तैयार किया है, सिद्दीकी को तैयार किया है, लेकिन वहाँ का नागरिक बेवकूफ़ नहीं बनने वाला, उसने एकजुटता से दीदी के लिए मतदान किया है। इनका वहाँ पे कोई स्टैंड नहीं है कि ये वहाँ पे 50 सीटें ले सकें। चुनाव आयोग जिस प्रकार से बंगाल में चुनाव लड़ रहा है बीजेपी की तरफ से, ये एक दुखद है। देश के नागरिकों को चिंता करनी चाहिए कि चुनाव आयोग जो लोकतंत्र है को बचाता है, जो एक बहुत बड़ा हमारा विश्वास का प्रमाण है, क्योंकि हम वोट चुनते हैं, सरकार बनाते हैं, वो चुनाव आयोग के विश्वास पर बनाते हैं। आज चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल में काम कर रहा है। पूरे देश ने देखा, वोटर को डराया जा रहा है। आप देखिए कैसे सीआरपीएफ के जवान गोली मार रहे हैं। ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें सीआरपीएफ के जवानों ने पोलिंग बूथ के अंदर बंद कर लिया। ममता बनर्जी चुनाव आयोग से शिकायत कर रही हैं, चुनाव आयोग शिकायत नहीं लिख रहा और भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडई भी कर रहे हैं, पोलिंग भी लूट रहे हैं, ईवीएम में भी धांधली कर रहे हैं। चुनाव आयोग खामोशी से बैठा है क्योंकि वो ही करा रहा है, वही करा रहा है। हाँ, चुनाव आयोग करा। इसकी मान लिया अगर वहाँ पर सत्ता में आ जाए पार्टी तो कहीं ना कहीं उनकी गलती है चुनाव आयोग की। हाँ, या साफ सीधी बात है, चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा है। अगर वहाँ पे ममता बनर्जी। अच्छा, एक बात बताइए, आपने यह बात कही है तो एक बात, पंजाब में आज तक बीजेपी फिर क्यों नहीं आई? तो ये भी तो सवाल उठाना इस बात पे। वहाँ पे पंजाब में क्यों नहीं ईवीएम का गलत यूज होता? ऐसा है, ईवीएम का गलत यूज, बहुत बड़ा अपना लोकतांत्रिक देश है। अगर सामने बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी तो फिर किस तरह से ये लोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सत्ता पे काबिज रहने के लिए थोड़ा ना एक दिमाग से काम करना पड़ता है। जैसे 5 राज्य हैं, 5 राज्य में से अब देखो इनके क्या परिणाम आते हैं। मेरी समझ से कहीं नहीं आनी चाहिए भाजपा, जो भी आएगी वो ईवीएम की मदद से आएगी। दूसरी बात आपको देखो कि राजस्थान में सरकार नहीं बनाई, इन्होंने नहीं बनाई, लेकिन क्या प्रतिशत रखा कि तोड़ सकें। ये चालाकी है, जैसे मध्य प्रदेश में किया। लेकिन जब मोदी का चुनाव हुआ तो सारी सीटें मिली,
सारी सीटें एक मिली। बात हरदनों बता दो, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर कोई से भी चले जाओ, मैं ये नहीं कहता कि भाई सरकार के पक्ष में होंगे, मैं तो सरकार के खिलाफ में होंगे, क्योंकि सरकार के खिलाफ होने खातिर यहाँ बैठे हैं। लेकिन उसके चलते मैं और आदमियों तक बात करने की कोशिश करूँगा, दिल्ली के अंदर जाऊँगे, क्योंकि सबका अधिकार है लोकतंत्र में बात रखने का। देखिए ईवीएम पे अगर जिस भी प्रकार की धांधली की जाएगी वो इस प्रकार से की जाएगी कि लोग पकड़ ना पाएं। ईवीएम पे सवाल पूरा देश उठा रहा है, तो ये उस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं। जैसे बिहार में देखिए, बराबर पे ही रखा, बराबर पे ही रखा, बराबर पे ही रखा, और एंड में किस प्रकार से अपनी सरकार को बनाया। जो कर एग्जाम्पल के तौर पर हरियाणा में हाँ, वो बनाया दिया, सरकार बनाया दी, वही वो तो कांग्रेस के साथ क्यों नहीं गठबंधन कराया, वो जेजेपी के साथ क्यों नहीं कराया? हाँ, बस आपको समझना पड़ेगा ना। मैं तो समझता हूँ, मैं तो आपसे देश की जनता को समझना पड़ेगा। आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। आप देखो दिल्ली की जनता बेवकूफ़ बना दी। जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि अरविंद केजरीवाल जो सीएम है, उसके अधिकार छीन लिए पूरे, राज्यपाल को दे दिए जो कि प्रधानमंत्री का आदमी है। आप देखिए महाराष्ट्र के राज्यपाल ने 40,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने के लिए आप इनकी सरकार ना होते हुए भी सरकार बना दी, मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी फडणवीस को। उसने 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, आज तक उजागर नहीं है। कहने का मतलब यार, ये केजरीवाल की सरकार बनी थी, उसके बाद भी सरकार ने कहीं ना कहीं हथकंडा अपनाया गया, उसकी शक्ति छीनने का काम कर दिया, वहाँ भी अपनी चलाने का काम कर दिया। जो एक जनता चुन कर भेजा अगर मुख्यमंत्री ने, उसकी भी पावर खत्म कर दी, एलजी के हाथ में दे दी। मैं गया भी था, जंतर मंतर आंदोलन कर भी रखा था। अब आप देखिए दूसरी क्रोनोलॉजी क्या चल रही है। दुनिया के शासक, कोरोना एक महामारी है, ठीक है, दुनिया के शासक उस महामारी से लड़ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस महामारी का उपयोग अपनी नाकामियों को छुपाने में और अत्याचार करने में, देश को लूटने में कोरोना जैसी महामारी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारें बनाते हैं, अपने खिलाफ आंदोलनों को कुचलते हैं। शाहीन बाग का आंदोलन कुचला। अब आप बताइए, जब गाजीपुर बॉर्डर पे एक भी किसान कोरोना पॉजिटिव नहीं है, तो हम आंदोलन को लेकर आप देखो पूरे देश में कोरोना के प्रति अब कितने लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। पूरे देश, पूरे विश्व में फैल रहा है। कोई विश्व में नहीं फैल रहा यार। अरे यार, जब अमित शाह रैली कर रहा है और इतनी भीड़ है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अभी ये चुनाव खत्म करके यहाँ आ जाएंगे तो हमारे आंदोलन को शाहीन बाग कैसे उखाड़ा। आज भी मैं देख रहा था अखबार में, कहीं बुजुर्गों की मौत हुई है कोरोना की वजह से, फिर ये कुकर हो रही है। अरे यार, वही तो बता रहा हूँ, जब मोदी जी का विरोध होने लगता है और कहीं पे आंदोलन एडजस्ट हो जाता है तो कोरोना आ जाता है। मोदी जी को चुनाव लड़ना होता है तो कोरोना नहीं होता है। अमित शाह जी झूठ बोलते हैं कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया और अपनी मोटी चमड़ी को इलाज कराने जाते हैं। अब देखो फिट एंड फाइन एक लड़के की तरह घूम रहा है, और जब कोरोना पॉजिटिव हुआ तो उससे पहले ऐसे करके चलता था, मोटे के मारे ऐसे करके। तो वो चीज़ समझने पड़ेगी आपको, किस तरह से इस महामारी का उपयोग अपनी नाकामियों को छुपाने में, देश को बेचने में कर रहे हैं। अरे यार, राष्ट्रीय संपत्ति बेच रहे हो, पैसा कहाँ जा रहा है। हमारे देश में हमारी जीडीपी से ज़्यादा कर्जा ले लिया मोदी ने।